तो अभी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है, देखो बहुत सारे लोग लॉस कर रहे हैं, राइट? तो क्या लगता है आपको, क्या रीज़न है इतने सारे लोग फ्यूचर ऑप्शन में स्पेशली तो बहुत ज़्यादा लॉस है? इसीलिए इस वर्ड को मैंने एक अलग कर दिया है। तो इन्वेस्टमेंट इज फॉर वेल्थ क्रिएशन एंड ट्रेडिंग इज फॉर इनकम क्रिएशन। आप इन दो को जब अलग रखेंगे तभी जाके एक अच्छे ट्रेडर कम इन्वेस्टर बन पाएंगे। Hey guys, so today on the RK Gupta podcast show we have a special guest from अहमदाबाद। तो हितेश सोमानी जी हैं आज हमारे साथ, जिनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है गाइज उनके साथ। तो हम आज उनसे बातचीत करेंगे, एक दो स्ट्रैटेजी भी सीखने का ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम हितेश जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड डेफिनेटली आज बहुत कुछ आपसे सीखने का मौका मिलेगा बिकॉज आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में, कैसे आपने ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट की? देखिए, ये जर्नी 20 साल पहले स्टार्ट हुई। मैंने सबसे पहले CFA किया था, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बना। एंड देन 1-1.5 साल जॉब भी किया, एक्सपीरियंस लिया। और फिर मुझे लगा कि यही मेरा करियर है, मुझे इसमें और आगे जाना चाहिए। देन इन 2009 आई फाउंडेड आपका इन्वेस्टमेंट, जो कि मेरी कंपनी है। आज उसको कंपनी को 17 साल हो चुके हैं। तो ये जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस था, अमेजिंग एक्सपीरियंस था। एक नया और एकदम डिफरेंट, जो मैंने मेरी लाइफ में पहले नहीं सोचा था, वो सारी चीज़ें ट्रेडिंग ने मुझे दी है। ओके, तो बहुत अच्छा नाम दिया आपने कंपनी का, आपका इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड नेम। तो आपको पहले से इंटरेस्ट था लाइक कॉलेज टाइम से ट्रेडिंग में, या फिर बाद में आपको लगा कि नहीं मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए और फिर सिखाना भी चाहिए लोगों को? एज सच अगर कॉलेज की बात करें तो आई केम फ्रॉम उदयपुर। मैं उदयपुर से हूँ, बेसिकली राजस्थान से। वहाँ स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, ये आज भी नए वर्ड्स हैं। तो आज से 22 साल पहले जब मैं कॉलेज में था तो ना कोई उसकी बात करता था, ना कोई इन्वेस्टमेंट्स की बात करता था। ये सारी चीज़ें हमारे कॉलेज में ना कोई सिखाता था। और ये बहुत गलत चीज़ है इंडियन एजुकेशन की, कि आज भी कॉलेजेस में इसको नहीं सिखाया जाता। तो हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। बट मैं जब अहमदाबाद आया, मैंने जब CFA किया, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, इक्विटी एनालिसिस, ये सारे सब्जेक्ट जब पढ़ने लगे तब पता चला कि यार एक आदमी जब अपनी खुद की कंपनी बनाता है तो वो कंपनी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनती है, एक बड़ी कंपनी बनती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही एक इंसान धीरू भाई अंबानी बन जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ही सबसे पहली ऐसी कोई लिस्टेड कंपनी होगी जिसने स्टॉक मार्केट में अपनी वैल्यू क्रिएट की। फिर टाटाज और बहुत सारी कंपनीज बाद में आई। आज तो 6,500 कंपनी है। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। बट यहाँ जब मैं आया अहमदाबाद में, यहाँ हर तीसरे घर में स्टॉक की बात होती थी। मेरे फ्रेंड के फादर ये कह रहे हैं, ये करें, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो। फिर मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट आया कि ये चीज़ करनी चाहिए। ओके, तो अहमदाबाद में काफ़ी ट्रेडर्स हैं और यहाँ पे पहले से स्टॉक मार्केट का साइकोलॉजी है लोगों के पास। एग्जैक्टली ये जो आप कह रहे हैं, अहमदाबाद में आज भी ये बहुत चाम पे है और उस टाइम पे भी बहुत चाम पे था। और वहाँ से आज की जर्नी तो बहुत बदल गई है। अहमदाबाद में तो हर घर में मेरे हिसाब से एक ट्रेडर होगा। ओके, ग्रेट। ये भी मुझे पहली बार जानने को मिला। मैं तो समझता था कि मुंबई है स्टॉक मार्केट का हब, बट अहमदाबाद की बात कर रहे हैं। ओवरऑल गुजरात स्टॉक मार्केट का हब है। वेरी गुड। तो आपने जैसा कि बोला 2009 में आपने स्टार्ट किया, तो उस समय तो 2008 का क्रैश भी था। इस चीज़ को कैसे टैकल किया? बिकॉज उस समय बहुत लोगों के लॉसेस हुए होंगे, जब आप सिखाने जा रहे होंगे तो बोलते होंगे नहीं ये तो बहुत ख़राब है। उस चीज़ को कैसे आपने? तो एग्जैक्टली अगर बात करें तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2007 में। मैंने आपसे कहा 1.5-2 साल मैंने जॉब का एक्सपीरियंस लिया। तो मैंने जॉब किया था 2007 में। और किस्मत से तब मुझे इक्विटी में जॉब नहीं मिला, मुझे कमोडिटीज़ में जॉब मिला। अच्छा। मुझे लगा कि यार कमोडिटी तब नया नया आई था, तब MCX 2006 या 7 में लॉन्च ही हुआ था। और मुझे कमोडिटीज़ के रिसर्च में जॉब मिला। तब गोल्ड सिल्वर बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे, लोगों को उसमें अच्छा भी लगता था। सिल्वर बहुत अगर सिल्वर की ही बात करें तो उस टाइम सिल्वर ने अचानक से एक बड़ा अप मूव दिखाया था। सिल्वर अचानक से 18,000 से 40,000 गई थी। तो लोगों का इंटरेस्ट कमोडिटीज पे आने लगा। क्रूड तब $140 चला गया था जब 2008 की मंदी आई थी। मुझे आज भी याद है कि उस टाइम पे मैं एक ऐसे फील्ड में था, तो मुझे उस 2008 के इक्विटी क्राइसिस का इतना लॉस फेस नहीं हुआ, बिकॉज मैं कमोडिटीज में था। बट उससे एक चीज़ पता चली कि आपके पास मल्टी एसेट होने चाहिए। आप सिर्फ एक एसेट क्लास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते।
तो मैं कमोडिटी में था, तो मुझे 2008 की मंदी का इफेक्ट नहीं आया। फिर मैं धीरे धीरे इक्विटी की तरफ भी स्विच हुआ, और हमारे जर्नी में सब कुछ 1 to 1 एक अच्छे स्टेप्स के साथ ही शुरुआत हुई। ओके, सो बहुत बढ़िया बात आपने बोली, डाइवर्सिफिकेशन, राइट, जहाँ पे आपको केवल इक्विटी में नहीं, आपका एसेट एलोकेशन, इक्विटी, कमोडिटी, अभी तो आजकल क्रिप्टो भी आ गया, उसमें भी कर सकते हैं। तो आपने स्टार्ट किया कमोडिटी से जर्नी, और फिर आपने सारे जगह डाइवर्सिफाई किया। एग्जैक्टली। तो लोगों को क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि कौन से एसेट क्लास में कितना डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, और इक्विटी में मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कुछ लोग फ्यूचर ऑप्शन भी करना चाहते हैं, तो इस बारे में क्या आपका ख्याल? जैसे अगर अपन ने कहा कि सबको क्या करना चाहिए, तो ये जो मैंने कहा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मल्टी एसेट होना ही चाहिए। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि एसेट क्लासेस क्या क्या हैं। तो काफी सारे एसेट क्लासेस है। सबसे पहला इक्विटी मार्केट, जो कि सबका फेवरेट होता है। फिर दूसरा होता है कमोडिटीज मार्केट, तीसरा होता है बॉन्ड्स, तीसरा चौथा होता है रियल एस्टेट, और उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड्स, और उसके बाद एक नई एसेट क्लास आज की तारीख में जो है वो है क्रिप्टो मार्केट। ये सुनो, तो रियल एस्टेट सबका सपना होता है कि मेरा एक बड़ा फ्लैट हो, बड़ा ऑफिस हो, बट क्योंकि वो टिकट साइज बहुत बड़ी होती है, तो इसमें चाहकर भी एक मिडिल क्लास जनरली इन्वेस्ट नहीं कर पाता। तो दूसरे जो एसेट क्लासेस हैं, दूसरा एसेट क्लास जो कि बहुत फेवरेट होता है सबका, वो होता है गोल्ड एंड सिल्वर। उसका भी टिकट साइज बड़ा है। आज की तारीख में अगर 1 किलो गोल्ड की बात करें तो 1.5 करोड़ रुपए किलो का आता है। अगर तोले की बात भी करें तो भी बहुत ज्यादा प्राइस है, 1.5 लाख रुपए तोला है। बट यस, कहीं ना कहीं लोग उसमें फिजिकल इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। बट आज वो भी बहुत फ्लेक्सिबल हो गया। आप ETFs के थ्रू, बीज के थ्रू गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर जब आती है बात इक्विटी की, तो इक्विटी में तो डेफिनेटली आप सब एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका जो अलोकेशन है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हर सेगमेंट में कम से कम 25 या 20% का आपको अलोकेशन होना चाहिए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए, देन डेट में भी होना चाहिए, विच इज लाइक PPF, FD एंड ऑल। फिर आपका रियल एस्टेट में होना चाहिए, गोल्ड। ये 4 एसेट क्लास मोटा मोटी माना जाता है कि अभी के डेट में है। अभी एक 5वां एसेट क्लास भी आया है, विच इज क्रिप्टो, राइट। तो अब डिटेल में जाते हैं कि इक्विटी में अगर कोई आ रहा है तो उसे कितना अलोकेशन करना चाहिए, लाइक नॉर्मल स्टॉक्स में, या फिर कुछ लोग FNO ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उसमें FNO ट्रेडिंग में कितना कैपिटल अलोकेट करना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आज की यूथ ज्यादातर इक्विटी को F&O ही मानती है। करेक्ट, हाँ, जबकि ऐसा चेंज हो गया डेफिनेशन। जबकि ऐसा होता नहीं है। F&O बना ही है हेजिंग के लिए। F&O आपके इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट ही नहीं है। ऑप्शन का मतलब ही होता है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अ डेरिवेटिव। वो भाव का भी भाव है। हम समझते हैं कि हम निफ्टी का कॉल लेके बहुत करोड़पति बनेंगे, बट उसकी तो एक्सपायरी आने वाली ही है। हर मंगलवार को निफ्टी के कॉल की एक्सपायरी हो जाएगी। जितना भी पैसा लगाया, अगर बना तो बन जाएगा, नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ये सिर्फ ट्रेडिंग हुआ। तो सबसे पहले इस ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को अलग करना एक आम यूथ के लिए बहुत जरूरी है कि दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है वेल्थ को क्रिएट करना। वहां आप जब कोई चीज लेते हैं, रियल एस्टेट में क्यों लोगों की वेल्थ क्रिएट होती है? बिकॉज वो पैसा लगाते हैं और 20-25 साल तक उसको बेचने के बारे में नहीं सोचते। गोल्ड में क्यों लोगों का पैसा बनता है? बिकॉज वो पैसा लगाते हैं और उसको कभी नहीं बेचते हैं। यस और नो? तो बट हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी को एसेट क्लास मानते ही नहीं। वहां लिया, 4 दिन बाद बेचना है, यही हमने हमारे सोच को बना लिया है, और फिर इसीलिए हमारा पैसा नहीं बनता। तो अगर हम इसके एलोकेशन की बात करें इक्विटी एंड F&O में, तो मैं तो प्रेफर करूंगा 90% हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इक्विटी में, और 10% हमारे कैपिटल को यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, यानी F&O। सो बेसिकली इक्विटी को हम लोग यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म लाइक वेल्थ बनाने के लिए। F&O कैन बी योर लाइक एक्टिव इनकम, इसको बोल सकते हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट पैसिव इनकम, जो आपको रिटर्न देगा 3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल के बाद, राइट। बट कुछ लोग F&O को ही समझ लेते हैं कि यही इन्वेस्टमेंट है और बड़ा पैसा वहीं पे लगा देते हैं। बट आई थिंक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोर्शन ही डालना चाहिए वहाँ पे, और उसको एक्टिव इनकम की तरह, क्योंकि यहाँ पे तो रिजल्ट मंथली आ जाता है। या तो इस मंथ में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मंथली क्या है, तो डेली आ जाता है। हाँ, कुछ लोग तो डेली एक्सपायरी अगर कर रहे होंगे तो डेली भी एक्सपायरी। इसीलिए इस वर्ड को मैंने एक अलग कर दिया है। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, इनकम हमारे को डेली यूज के लिए होनी चाहिए, बट वेल्थ हमारी जीवन की प्लानिंग के लिए होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट इज फॉर वेल्थ क्रिएशन एंड ट्रेडिंग इज फॉर इनकम क्रिएशन।
करेक्ट। आप इन दो को जब अलग रखेंगे तभी जाके एक अच्छे ट्रेडर कम इन्वेस्टर बन पाएंगे। इसको कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, जैसे ही मिक्स करते हैं तो पूरा इक्वेशन गड़बड़ सब हो कुछ जाता है। गड़बड़ हो जाता है। ओके, सो हितेश जी, आप ऑलरेडी 20 ईयर से हैं मार्केट में और बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, तो आपका सिखाने का तरीका में मतलब क्या क्या आप सिखाते हैं, कौन कौन से एरिया को कवर करते हैं? लाइक आप इन्वेस्टमेंट भी कवर करते हैं, एफएनओ भी कवर करते हैं? एग्जैक्टली हमारा पूरा एक 2 महीने का प्रोग्राम रहता है जहां हम बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ सिखाते हैं। हम लॉन्ग टर्म सिखाते हैं, शॉर्ट टर्म सिखाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग सिखाते हैं। फिर उसके बाद जब एक बंदे का लेवल डेवलप होता है फिर ये गेम माइंडसेट का होता है जब ट्रेडिंग पे बात आती है। फिर मैं इंट्राडे की 5 स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, फिर फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, और लास्ट में जाके ऑप्शन ट्रेडिंग करवाते हैं। वेरी गुड। राइट, तो ऑप्शन की भी 5 स्ट्रैटेजी कब सिखाते हैं? जब हमारे इस कोर्स के 5वें लेवल पे वो आता है। Okay. ये एक पूरा सिस्टम है। मैं जब भी कोई मुझसे सीखने आता है तो मैं उससे बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह धीरे 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 स्कूल से शुरू करके डॉक्टर बनाता हूँ। Okay. लोगों को क्या होता है, सीधा डॉक्टर बनना है, आते हैं इंक्वायरी पे, सर ऑप्शन करना है, ऑप्शन करना है। उन्हें ऑप्शन के बारे में ना ओ पता है ना सी पता है। बस उनके लिए निफ्टी का सी ले लो तो बढ़ेगा, बैंक निफ्टी का पी ले लो टूटेगा, बट ऐसा होता नहीं है। आप भी ट्रेडर हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ में ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो पहले तो आपको ये सीखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है। वो कैसे बनेगा? जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे। वो कैसे बनेगा? जब आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। आपने इक्विटी लिया, पैसा लगा और पैसे से पैसा बनाया, और उसके बाद हम प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं। वेरी गुड। तो आप स्टेप बाय स्टेप किसी को भी लेके जाते हैं, स्टार्ट करते हैं इक्विटी से, देन स्लोली स्लोली उसको कमोडिटी भी सिखाते होंगे, फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात होती है। एग्जैक्टली। तो अभी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है, देखो बहुत सारे लोग लॉस कर रहे हैं, राइट? तो क्या लगता है आपको, क्या रीज़न है इतने सारे लोग फ्यूचर ऑप्शन में स्पेशली तो बहुत ज़्यादा लॉस है? तो एफएनओ में अगर देखा जाए तो सेबी का भी डेटा है 93% पीपल आर लूजिंग। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है आपके हिसाब से? द ओनली रीजन इज लैक ऑफ लर्निंग। हम जीवन में 20 साल पढ़ते हैं तब जाके 20,000 की जॉब मिलती है। करेक्ट। बट स्टॉक मार्केट कैसे करते हैं? मेरा फ्रेंड कर रहा है, मैंने देखा है, वो नई गाड़ी लाया है स्टॉक मार्केट से, वो F&O ट्रेडिंग करता है, वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? करना क्या है? बाय और सेल ही तो करना है। ये जो सोच हमने बना ली है ना, बाय और सेल ही तो करना है, इसी में लोगों का पैसा टूट जाता है। मैं सबको एग्जाम्पल देता हूँ कि दूसरे को स्विमिंग करते हुए देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि देखो उसको कितना मजा आ रहा है, वो पानी में रिलैक्स हो रहा है। बट आपको तैरना नहीं आता और उसे देखकर कूदोगे तो क्या आपको मजा आएगा? फिर आप यस और नो? हम कहते हैं यार मेरे को नहीं आता और मैं डूब गया, तो 100% जब नहीं आएगा तो आप डूब ही जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको आता नहीं है बट किसी और को मजा आ रहा है ये सोचकर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप कैसे सक्सेसफुल होंगे? तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लर्निंग। तो सबको कहते हो ये लर्निंग वर्ड में अर्निंग वर्ड छिपा है, उसका एल हटता है तब अर्निंग शुरू होती है। तो वी शुड गिव सम टाइम टू लर्न दिस। पहले से सीखिए और फिर देखो इसका रिजल्ट क्या है। यस डेफिनेटली। तो विदाउट लर्निंग करते हैं इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। आई ऑल्सो टोटली एग्री। तो एक और चीज़ होती है यहाँ पे कि देखो प्रोबेबिलिटी जो होता है ना 50-50% का ही है, या तो कॉल या पुट में पैसा तो बनेगा ही। तो एक बार कॉल लिया, सब वो किसी का पैसा बन गया, उनको लगता है नहीं मैं तो आई एम ऑलवेज राइट, फिर वो कैपिटल बढ़ाते हैं, फिर उनको समझ में आता है नहीं अपोजिट भी जा सकता है, राइट? तो ये 50-50% प्रोबेबिलिटी के गेम के चक्कर में भी लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही उसी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग या लूजिंग कितनी है? 50%। आप अकड़ बकड़ बम्बे बुक करके भी कोई भी शेयर बाय करो, दो ही चीज होगी, या तो बढ़ेगा या टूटेगा। फिर ये 93% लोग क्यों लॉस करते हैं? बिकॉज उन्हें पता ही नहीं कि लेना कब है और बेचना कब है। हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हमने स्टॉक ले लिया, 2 रुपए बढ़ गया, बहुत खुशी होती है कि यार मैंने 1000 शेयर लिए, 2000 रुपए मिल गए, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, चलो बेच के निकल जाते हैं। बट जब लॉस होता है तो अच्छों को बर्दाश्त नहीं होता। जब उसे 2 रुपए का लॉस हो रहा होता है तो उसको निकल जाना चाहिए, बट वो ऐसा कर नहीं पाता। वहाँ उसके इमोशंस बीच में आ जाते हैं। वो यही सोचता है कि अगर मैं 2000 रोज कमाऊंगा, 5000 रोज कमाऊंगा तो महीने का कितना हो जाएगा। वो सीधा कैलकुलेट करता है कि 1.5 लाख होगा, बट वो ये भूल जाता है कि हर दिन 2000 या 5000 फिक्स मिलने वाले नहीं है, कभी जाएंगे कभी आएंगे। और लॉस में क्या करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ही मुझे लगता है स्टॉप लॉस। जीवन में हर बिजनेस में कहीं ना कहीं डेड स्टॉक होता है, उससे बेचना अगर आपको नहीं आता तो आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो। और ऐसे ही अगर आपने जो स्टॉक लिया है अगर वो आपके फेवर में नहीं है, उसे बेचना आपको नहीं आता तो आप कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं।
ओके, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपको यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को, तभी काम होगा। तो जैसे आप बता ही रहे थे टेक्निकल एनालिसिस के, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप जैसे लोगों को गाइड करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस? इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ देखिए, ये एक डिबेटेबल चीज़ है, क्योंकि मैं CFA हूँ तो मैंने तो पहले फंडामेंटल भी बहुत किया। और क्योंकि मैं सबको टेक्निकल सिखाता हूँ तो मुझे टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ नहीं कह सकते कि अच्छा क्या है, बट ये ज़रूर कह सकते हैं कि फंडामेंटल वर्ड में ये दो वर्ड्स खास होते हैं, एक फंड और मेंटल। मेंटल बहुत लगता है। एक कंपनी पे अगर आप डिटेल में रिसर्च करते हैं, उसी को कहते हैं फंडामेंटल करना। यानी आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, वहाँ लोग कितने काम करते हैं, वो सब कुछ कैसे प्रोडक्ट है, उसका कॉम्पिटिटर कौन है, उसको अभी ईरान और इजराइल के वॉर से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या उसका प्रोडक्शन रुकेगा, क्या वहाँ पर गैस के सिलेंडर से बिजनेस होता है, ये और नो। हम हमारे बिजनेस को पूरा नहीं जानते तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में हम कहाँ से पूरा जान जाएंगे? वो 21 लाख करोड़ की फैक्ट्री है, यस और नो। 21 लाख करोड़ का बिजनेस है, उसके इंडिया में कितनी फैक्ट्रीज हैं, वो खुद मुकेश अंबानी को भी पूछो तो शायद वो भी मिस कर देंगे। तो आप और हम तो बहुत दूर बैठे हैं। वहाँ कितने लोग काम करते हैं, उनको मंथली सैलरी कितनी जाती है, वहाँ लाइट का बिल कितना आता है, हम हमारी दुकान का पूरा ध्यान नहीं रख पाते। तो एक लिस्टेड कंपनी के बारे में ये जानना बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी लोग ये भी कहेंगे सर ChatGPT से सब मिल जाता है, तो मैं ये हर पॉडकास्ट में कहता हूँ, इसी चीज़ को आपको चेंज करना है। अगर ChatGPT से पैसा कमाना इतना आसान होता तो हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं होता। आपको जो लगता है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो सही है, तो ये पहले दिन से इस गलत फहमी को निकाल दीजिए कि वो सही नहीं होती है, या ऐसा भी हो सकता है कि लेट होती है। हम ये नहीं कहते कि सारी इन्फॉर्मेशन गलत है, बट आपको पता चलेगी उससे पहले तो कंपनी के प्रमोटर को पता होगी ही। तो आप लोगे तो क्या उसे नहीं पता कि उस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है? तो ही विल बाय और पहले आपको करने देगा। ये जो एक गैप है, इस गैप से मुझे फंडामेंटल एनालिसिस का एक लूप होल पता चला कि इस इंफॉर्मेशन के बेस पे मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ वो अधूरी है, बट चार्ट उस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं मटेरियलाइज कर देता है। अपने टेक्निकल एनालिसिस में पहला रूल ही यही होता है, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, भाव ही भगवान है। अगर किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन अच्छी है, न्यूज़ अच्छी है, तो भाव अपने आप बढ़ेगा, और ख़राब है तो भाव टूटेगा। बस ये जो इंफॉर्मेशन टेक्निकल देता है वो फंडामेंटल नहीं देता। एंड वी शुड से कि टेक्निकल एनालिसिस इज फास्टर आल्सो। फंडामेंटल में बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, आपको टाइम लगता है, बहुत साल लगते हैं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और अल्टीमेटली आई थिंक फंडामेंटल का जो भी आउटकम होता है वो टेक्निकल में दिख ही जाता है। Exactly. कैन फॉलो टेक्निकल, तो वहाँ से कोई रिजल्ट आ प्राइस से रिजल्ट मिलेगा। तो इस पे एक और बात याद आई, जैसे आपने बोला कि बहुत लोग सोचते हैं कि जल्दी पैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे एक बात होती है 80% माइंडसेट और 20% स्ट्रैटेजी। तो किसी को स्ट्रैटेजी अगर आपने सिखा भी दिया तो दैट डजंट मीन कि वो पैसा बना ही लेगा, राइट? उसमें आपको उनका माइंडसेट भी पिक्चर में आएगा, कैसे वो अपने साइकोलॉजी को प्ले करते हैं, राइट? तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सही चीज़ आपने कही। ये गेम ही माइंडसेट का है। माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। मैं मेरे हर स्टूडेंट को कहता हूँ, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो उसके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी बन सकता है। ट्रेडर क्या बनना है? जब मार्केट खुले कुछ भी अकड़ बकड़ बम्बे बो करके बाय करो, दो चीज होगी, आप तो अब सही बढ़ोगे या गलत पढ़ोगे। तो ट्रेडिंग इज नॉट अ बिग डील। बिग डील क्या है? सक्सेसफुल ट्रेडर बनना। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए दो खास चीजें चाहिए, एक सही स्ट्रैटेजी और दूसरा डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन वर्ड ही माइंडसेट है। मैं सबको कहता हूँ स्ट्रैटेजी की 110% जिम्मेदारी मेरी, बट डिसिप्लिन तुम्हारा भी होना चाहिए। तुम्हारा माइंडसेट वो डेवलपमेंट को फॉलो करना चाहिए कि सर ने जो स्ट्रैटेजी सिखाई है, ये कोई भी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, हितेश सर की हो या दुनिया में किसी भी सर की हो, स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 70-80% ही रहेगी। जब 20-30% जब आपको लॉस होगा, तब आप क्या करते हो वो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा। आप प्रॉफिट में क्या करते हो, लॉस में क्या करते हो, एग्जिट कैसे करते हो, एंटर कैसे करते हो, इसी को कहते हैं माइंडसेट। और अगर आप उससे डिसिप्लिन से फॉलो नहीं कर सकते तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो इसी बात पे मुझे याद आया कि आपने ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प किया है। तो एक होता है स्ट्रगलिंग ट्रेडर और एक होता है सक्सेसफुल ट्रेडर। तो दोनों में क्या डिफरेंस देखा? क्या ऐसी चीज़ है जो सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलो करते हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं पैसा बनाने में वो नहीं फॉलो करते? हाँ, ये जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बताऊंगा,
जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं ना बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो एक चीज़ को ठान लेते हैं कि मुझे यही स्ट्रेटेजी पे अब कम से कम 90 डेज काम करना है। वो एक ही चीज़ को रोज करते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर रस्सी को चट्टान पे भी रोज घिसते जाओ तो शायद 365 दिन बाद उस चट्टान पे भी क्रैक आ जाएगा। रस्सी से चट्टान पे क्रैक आ सकता है, तो एक सिंपल स्ट्रेटेजी भी आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती है। द ओनली थिंग इज यू नीड टू फॉलो इट कंसिस्टेंटली। आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहिए। आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट मिलेगा। बट हम क्या करते हैं, रोज डिविएट होते हैं। आज के यूथ क्या होता है, बहुत फास्ट है, उसको हर चीज़ का रिजल्ट एग्जैक्टली 2 दिन में चाहिए। 2 दिन में चला नहीं चला, चलो दूसरी स्ट्रेटेजी, फिर वो दूसरी करता है, फिर तीसरी करता है। उसको खुद भी पता नहीं होता है कि उसने एक साल में 365 स्ट्रेटेजीज पे पैसा लगा दिया और ओवरऑल लॉस ही किया। तो ये चीज हम खास देखते हैं। हमारे जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, दे आर डूइंग अमेजिंग। दुनिया के लिए ये मार्केट टूट रहा है, सब लोग परेशान हैं, बट हमारे स्टूडेंट्स प्रॉफिट बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके माइंडसेट को ही ऐसे तैयार कर दिया कि तुम्हें बस इस चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। मतलब जो भी सिस्टम आपने बनाया है उसको अगर कोई फॉलो करता है वो भी कंसिस्टेंटली, तो वो पैसा बना पाता है। एग्जैक्टली। पर जैसे ही वहाँ पे कुछ तो अपना दिमाग लगाया तो फिर वहाँ पे गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो आजकल के ये तो सही बोल रहे हो आप, बहुत भटक जाते हैं, तुरंत उनको नई चीज़ चाहिए होती है, तो वहाँ पे वो लैक ऑफ वो हो जाता है, लैक ऑफ। उनके लिए तो इंस्टाग्राम है ना, वर्ड ही है इंस्टा। उनको रिजल्ट भी इंस्टा चाहिए, स्क्रॉल भी इंस्टा करते हैं, हर एक नई रील देखते हैं, लोगों से गुमराह हो जाते हैं। काफ़ी सारे एक फेक इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं जो लोगों को ये सब चीज़ें दिखाते हैं कि देखो मैंने आज इतना लाखों का प्रॉफिट बनाया, मैं नई गाड़ी लाया, इस स्ट्रेटेजी से बनाया, तो वो उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। दे डोंट हैव द पेशेंस कि मेरा पैसा थोड़ा थोड़ा बन रहा है, लेकिन बन रहा है, बट क्योंकि ये जल्दबाजी है, उन्हें पैसा जल्दी कमाना है, तो बड़े पे शिफ्ट होते हैं, बड़ा कैपिटल लगाते हैं, बड़े ट्रेड्स लगाते हैं, और उस जगह पे उनका इमोशनल कंट्रोल गॉन हो जाता है। ओके, ग्रेट। सो हितेश भाई, आपने भी बहुत सारा ट्रेडिंग का जर्नी देखा है, तो उसमें एक आध आप एक्सपीरियंस ऐसा शेयर कर पाएंगे ट्रेडिंग का जहाँ पे आपने कुछ ब्रेक किया डिसिप्लिन को, जहाँ पे फिर आपको सेटबैक हुआ और फिर आपने उसको सुधारा और फिर आप सही राह पे चले? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये सबके काम की चीज़ है कि चाहे कोई कितना ही डिसिप्लिन क्यों ना हो, गलती सबसे होती है। यस। मैं 20 साल से इस मार्केट में हूँ, तो ये एक हमारा सबसे बड़ी डिग्री है। मैं सबको कहता हूँ कि इस मार्केट में 20 महीने टिकना भी बड़ा है, अगर आप तुम प्रॉफिट ना करो या तुम कंसिस्टेंट ना रहो। तो हम कंसिस्टेंट तो हैं, ये तो 20 साल के अनुभव से सबको समझ आ जाएगा, इसीलिए आज भी इस मार्केट में है। लेकिन गलती हमसे भी होती है। आज से यही 3-4 साल पहले की ही मैं बात करूंगा, तब मार्केट, ये रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे, तब निफ्टी टूट रही थी, तो उस दिन मैं चार्ट से ज्यादा उस न्यूज पे फोकस करने लगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है ना, इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा, वो दोनों लड़ेंगे, हमारी तो न्यूज से कोई डिफरेंस ही नहीं, हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, इंडिया तरक्की कर रहा है। और ये तरक्की कर रहा है वर्ड में बोल रहा हूँ, तो तरक्की एक दिन के लिए नहीं होती, तरक्की तो सालों के लिए होती है। 2022 के बाद 2026 में तो निफ्टी ने नया हाई कर ही दिया, बट उस दिन तो ऐसा नहीं होने वाला था। उस दिन जैसे ही वहां पर मिसाइल्स के वॉर हो रहे थे, ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, मैं निफ्टी पे निफ्टी बाय करता चला गया। हर कॉल हर सपोर्ट पे और कॉल बाय, हर सपोर्ट पे डबल कॉल बाय, ऐसे करते करते एक दिन में मैंने 7.5 लाख रुपए का लॉस कर दिया। और वो एक दिन मतलब कितना, 11:10, मुझे टाइम भी याद है कि 11:10 पे तो मैं सरेंडर हो गया कि भाई आज मेरे जाने से बाजार नहीं बढ़ेगा, और मैंने मेरा लॉस बुक कर लिया। अगर मैं उस दिन वो जिद पूरे दिन करता, तो मैंने शाम को कैलकुलेट किया, उस दिन मुझे 1,35,00,000 का लॉस हो जाता, जिस लेवल पे मैं ट्रेड कर रहा था। अगर उसको आप रोकते नहीं तो 11:10 पे तो मैंने कहा हितेश आज तेरी नहीं चलेगी, पीछे हट जा, यहाँ पर मिसाइलें चल रही है, अपन चाकू से इसको नहीं जीत पाएंगे। तो उस दिन मुझे समझ आया कि मुझे दिख रहा है मार्केट डाउन है, चार्ट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बेचना चाहिए, बट मेरे दिमाग में तेजी हो गई थी। ये जो इमोशनल गलती होती ना, जहां आपने सोचना शुरू किया वहां मार्केट आपको हिला देगा। मेरे या किसी के सोचने से इस बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार क्या सोचता है उससे आपको और मुझे फर्क पड़ना चाहिए। तो उस दिन मैंने ये खास चीज नोटिस कर ली, वो दिन और आज का दिन है। मैंने मार्केट से जिद करना बिल्कुल छोड़ दिया।
मुझे क्या लगता है ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं, चार्ट को क्या लगता है ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो अभी आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया जब आपने लॉस किया रशिया यूक्रेन। तो अगेन रिसेंटली देखो वॉर फिर से चालू है, ईरान के बीच में, इजराइल के बीच में, यूएस के बीच में है, राइट। तो इसको फिर आपने उस गलती के एक्सपीरियंस से कैसे हैंडल किया? इसके अंदर हमने उसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। अभी चार्ट कह रहा है चिल्ला चिल्ला के बेचो बेचो बेचो, तो अब कॉल क्यों, अब हम पुट में ट्रेड करते हैं। मैं मेरी पर्सनल बात क्या करूं, मेरे ही एक स्टूडेंट की बात करूंगा। इन पिछले 3 वीक में एक स्टूडेंट ने अनइमेजिनेबल प्रॉफिट किया। एक टीचर के लिए, एक मेंटर के लिए अपने प्रॉफिट से ज़्यादा जब उसका स्टूडेंट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है ना, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। Correct. हम ये कहते हैं कि यार एक बंदा जो रोज पैसे गंवा रहा था पिछले 3 सालों से, वो हमारे पास जब इंक्वायरी में आया, उसने ये वर्ड कहा था कि सर ये लास्ट है मेरे लिए, या तो आप मुझे सिखा दोगे और या फिर मैं 3 महीने बाद इस बाजार को छोड़ दूंगा। आज उसने ये कोर्स करके 6 महीने हुए हैं, बट मुझे लगता है वो इस मार्केट को कभी नहीं छोड़ेगा। उसने उसकी जॉब छोड़ दी और मार्केट से इस लेवल पे पैसा बना रहा है। आई एम प्राउड टू शेयर दिस ऑन योर पॉडकास्ट कि ये होता है चेंज। करेक्ट। तो उसने ना ओनली पुराने लॉसेस को रिकवर किया, अभी बहुत बड़े कॉर्पस पे बैठे हुए हैं। बिग मतलब वेरी बिग। वो डे ट्रेडिंग में ऐसा प्रॉफिट करता है जो अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कर पाते होंगे। ओके, ग्रेट। तो दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज से गाइस कि जो पुराने एक्सपीरियंस होते हैं ना उससे काफ़ी लर्निंग होती है। जैसे इन्होंने लास्ट वाले वॉर के सिचुएशन में लॉस किया, बट उसी से उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला और वही लर्निंग अप्लाई करके इस बार देखो उन्होंने भी पैसा बनाया है और उनके स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी पैसा बनाया है। सो यू शुड ऑलवेज लुक ऑल द अपॉर्चुनिटी एज ए लर्निंग ओनली, राइट। तो चलिए, सिंस आप उस स्टूडेंट की बात कर रहे थे तो आपने बोला वो जॉब छोड़ के अब आ रहे हैं फुल टाइम ट्रेडिंग में, तो मेरा अगला क्वेश्चन वही है कि किसी को कब डिसाइड करना चाहिए कि जॉब छोड़ के उसे फुल टाइम ट्रेडिंग करनी चाहिए, या बिजनेस को साइड में रख के फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहिए, या फिर पैरेलल करना चाहिए? एग्जैक्टली ये जो आपने कहा ना, ये बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है। हर जने के लिए उसकी जॉब की सैलरी की वैल्यू बहुत अलग होती है। कुछ लोग जॉब भी शौक के लिए करते हैं, और कुछ लोगों के लिए जॉब एक लाइवलीहुड होता है। मैं सबको कहता हूँ इतना जल्दी ये डिसीजन मत लो। आज आपकी एक अच्छी खासी सैलरी है, आप उस सैलरी से सिर्फ आप नहीं हो, आपकी फैमिली चलती है, राइट। ये बहुत डिटेल्ड और गहरी बात है जो कि लोगों को समझना चाहिए। लोग बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। क्या है सर, तो बहुत परेशान करते हैं, चलो जॉब ही नहीं करना, मैं ट्रेडिंग करके पैसा कमा लूंगा। बट उसको जो हर महीने लाख रुपए मिलते थे, उससे वो उसके घर का रेंट देता था, उसके गाड़ी का पेट्रोल भरता था, बच्चों की फीस देता था, घर का राशन आता था। वो जब अचानक से वो छोड़ के ट्रेडिंग में आ जाएगा, जिसका उसे नॉलेज नहीं है, जिसका उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां पर उसका वो जो बर्डन होगा ना, लाख रुपए महीने मुझे कैसे भी कमाना है, वो उसकी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को बिगाड़ देगा। तो हम सबको कहते हैं कि पहले कम से कम जॉब के साथ आप 6 महीने 1 साल इतने डेवलप हो जाओ कि आपको इस फाइनेंशियल फ्रीडम से छूटने का मौका मिले कि लाख नहीं तो मैं 60 तो हर महीने कमा लूंगा। एग्जैक्टली ये जब आप सोच के आप जब खुद को डेवलप करते हो, जो भी जॉब करने आता है या जॉब करते हुए हमारे पास इंक्वायरी में आता है, हम उसको ये खास समझाते हैं, उसके माइंडसेट को डेवलप करते हैं कि आपको एटलीस्ट 1 साल इसके साथ जॉब करना है। जब आप खुद डेवलप हो जाओ, आपको लगे कि ये मेरी जॉब को बीट कर सकता है, फिर जाके आप इसमें आओ। और उससे भी पहले एक कैपिटल आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक बैकएंड सपोर्ट होना चाहिए। बिकॉज उसके बाद भी जब आप आओगे तो पहले 3-4 महीने तो ये मार्केट थकाता ही है। ये दुनिया में हर जने को थकाएगा, उसे भी थकाएगा। उस 6 महीने के पीरियड को अगर किसी ने अच्छे से निकाल दिया, फिर उसे जीवन में जॉब की जरूरत नहीं। तो आइडियली तो मुझे लग रहा है पैरेलली पहले करना चाहिए। पहले एटलीस्ट जॉब की सैलरी जितनी आ रही है उतना अगर आप ट्रेडिंग से बना सकते हो, देन यू शुड थिंक अबाउट कि हम कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। नहीं तो क्या होता है कि ऑलरेडी आपको ईएमआई का प्रेशर है, खर्चे का प्रेशर है, उसके चक्कर में आप ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ गलत स्टेप उठा लोगे। ये एक क्लियर फैक्ट है कि लोग ये गलती करते ही है। वो ईएमआई के प्रेशर से, मंथली बजट जो उनका होता है, उस प्रेशर से वो ट्रेडिंग में बहुत गलतियां कर देते हैं। स्टॉप लॉस ना होते हुए भी लॉस में घबरा जाते हैं। प्रॉफिट बड़ा मिल सकता है लेकिन जल्दी काट लेते हैं। स्टॉप लॉस होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते कि नहीं यहाँ पे काटूंगा तो मेरा लॉस बुक होगा, उस ट्रेड को खड़ा रख लेते हैं। तो इतनी सारी अनएक्सपेक्टेड गलतियां वो करते हैं और बाद में सरेंडर हो जाते हैं।
ओके, तो अब बात कर लेते हैं हितेश भाई एक आध स्ट्रैटेजी की। तो कुछ ऐसा एक स्ट्रैटेजी आप शेयर करना चाहेंगे मे बी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का, तो आप बताएं उसके बारे में। हाँ देखिए, इन्वेस्टमेंट वाली एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है, मेरे यूट्यूब पे उसका पूरा वीडियो भी डाला है मैंने। और आपके ऑडियंस को डेफिनेटली आज कुछ एक ऐसी चीज़ सिखाते हैं जो कि उनके लिए बहुत काम की हो। तो ये स्ट्रेटेजी है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। ओके। लॉन्ग टर्म की एक मैंने पावरफुल सेटअप को डेवलप किया है। इसके लिए सबसे पहली चीज़, आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो मंथली चार्ट का होगा। राइट। लोग क्या करते हैं, 15 मिनट या 1 घंटे को लॉन्ग टर्म समझने लगते हैं, करेक्ट। जबकि लॉन्ग टर्म ऐसा होता नहीं। लॉन्ग टर्म के ब्रेकआउट्स वीकली या मंथली पर ही देखे जाते हैं। यस, बिल्कुल। जब आप मंथली को देखते हो, वो पेशेंस रखना भी बड़ा होता है। तो आज जो आपने कहा कि कोई जॉब करता है, ये उसके लिए बहुत काम की चीज़ है कि जॉब करते करते अगर उसने शाम को बैठ के सिर्फ ऐसे 2 स्टॉक भी ढूंढ लिए तो शायद उसके अंदर उसे इतना प्रॉफिट होगा कि उसे जॉब ऑटोमेटिकली छोड़ने का मन हो जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहली चीज़ जो मैंने कहा, टाइम फ्रेम मंथली चार्ट की रहेगी। और दूसरा जो इसका एक मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो हम यूज़ करेंगे वो है बॉलिंगर बैंड। ओके। बॉलिंगर बैंड के बारे में आप जानते होंगे कि उसमें 3 बैंड्स होते हैं। एक होता है अपर बैंड, एक होता है मिडिल बैंड और एक होता है लोअर बैंड। जनरली हम बॉलिंगर बैंड को सिर्फ और सिर्फ स्विंग ढूंढने के लिए करते हैं, बट ये जो स्ट्रैटेजी है हम इसमें ट्रेंड ढूंढने के लिए करेंगे। ओके। राइट। मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो डाला है मेरे यूट्यूब पे। ऐसा होगा तो आपके पॉडकास्ट में उसका लिंक भी शेयर करेंगे ताकि लोग उसको प्रॉपर्ली और देख सकें। तो इस स्ट्रैटेजी में करना क्या है, इसमें हमें वेट करना है। कोई भी स्टॉक अगर अपर बॉलिंगर बैंड के बाहर 2 ग्रीन में क्लोज दे दे, यानी 2 मंथली कैंडल उसके ऊपर ग्रीन में क्लोज हो जाए, तो उस सेकेंड कैंडल के हाई पे आप स्टॉक बाय कर लीजिए। ओके। आप देखिएगा उसके रिटर्न्स क्या आते हैं। हमने ऐसे नोटिस किया है। उसके बाद अगर स्टॉक चलता है तो 500%, 800% और एक स्टॉक ने तो 1600% के रिटर्न दिए। 1600% के रिटर्न मतलब वो 16 गुना हो गया। 100 रुपये पे बाय दिया, 1600 तक सीधा सीधा वन साइडेड चला। तो एक बार मतलब बॉलिंजर बैंड के ऊपर निकला तो वो निकलता ही चला जाता है। एग्जैक्टली। इसको बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट भी बोला जा सकता है। बॉलिंगर बैंड ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। और ये पावरफुल सेटअप है जो कि आपको जनरली गूगल, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कोई बुक में नहीं मिलेगा। ये हमारी एक पेटेंटेड स्ट्रैटेजी है जिसे मैं पर्सनली मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करता हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी का खासियत यही है कि अगर उस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो वो स्टॉक सस्टेन करता है। ओके। बहुत अच्छा सस्टेन करता है, बहुत पावरफुल रिटर्न देता है। आपके ऑडियंस को अगर वो सिर्फ अभी ट्रेडिंग व्यू पे ये डालकर किसी को मंथली चार्ट पे देखेंगे पुरानी हिस्ट्री में, तो ऐसे बहुत से स्टॉक मिलेंगे जिन्होंने 5x 10x तक के रिटर्न दिए होंगे। ओके, डेफिनेटली। सो आई थिंक मैं रूल समराइज कर देता हूँ। पहला रूल है कि मंथली चार्ट पे करना है बिकॉज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट। दूसरा, आपको बॉलिंजर बैंड यूज करना है। उसमें जब अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर 2 कैंडल हो जाए तो आप सेकंड कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हो। और उसके बाद उसको आप थर्ड कैंडल पे सेकंड का हाई ब्रेक होना जरूरी है। और ये दोनों कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। ओके। एक भी इनमें से लाल है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके। अब बॉलिंजर बैंड जो आपने बोला, तो बाय डिफॉल्ट बॉलिंजर बैंड यूज करना है जो आता है, या उसमें भी कोई सेटिंग है? हाँ, आप बॉलिंगर बैंड बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। 22 की जो उसकी सेटिंग होती है उसी को यूज करिए, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। मेरे साथ लोगों को पढ़ने में मजा ही इसलिए आता है कि हम सिंपल चीजों को मॉडिफाई करके एक्सपोनेट करते हैं। हम कुछ भी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, और कोई सेटअप नहीं डालना, और कोई इंडिकेटर नहीं डालना, और कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए। ये एक ऐसी लेमन स्ट्रैटेजी है जिसे कोई भी कर सकता है। आप खुद इमेजिन करिए, एक 75 ईयर्स के अंकल भी होंगे तो वो तो ये चीज़ देखकर कर ही सकते हैं। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है चार्ट्स। कोई भी अगर प्लेटफॉर्म है उसमें आप चार्ट खोलिए, आप बॉलिंजर बैंड डालिए, मंथली कैंडल चेंज करके आप बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो और आई थिंक अभी तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वॉर की सिचुएशन है, वहाँ पे मार्केट गिरा हुआ है, तो अगर अभी बहुत सारे एंट्री मिलने के चांसेस हैं। अभी जब स्टॉक्स मिलेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, क्योंकि अब यहाँ से उसको पहले ऊपर जाना है। वो जब सारी लड़ाई लड़के बॉलिंगर बैंड के ऊपर जाके सस्टेन करेगा 2 महीने में, फिर आप देखो उसके अंदर कैसे रिटर्न्स आते हैं। तो बेसिकली एक्चुअल रन अप देने के लिए रेडी हो जाता है वो स्टॉक। एग्जैक्टली, वो सब चीजें तोड़ के, सारी बंदिशें तोड़ के फिर बाहर आता है। और मंथली पे जब सेकंड कैंडल पे कंफर्म होता है तो उसके बाद उसका पावर ही अलग हो जाता है।
ओके, तो एंट्री का तो हमने समझ लिया, थोड़ा सा आप एग्जिट प्लान भी इसमें बताएं कि कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। एग्जैक्टली ये आपने एक अच्छा क्वेश्चन कहा। तो हमने क्या कहा, 2 मंथली कैंडल उसके ऊपर जाए तो हमें लेना चाहिए। तो स्टॉप लॉस पे क्या करेंगे, वही प्रीवियस 2 का ही मंथली लो लगा देंगे। ओके, तो वो हमारे लिए एक सेफेस्ट साइड हो गया, हमको पूरा जीरो होने का वेट नहीं करना है। नहीं करना। 2 कैंडल नहीं चली, चैप्टर क्लोज, यानी हमारा स्टॉप लॉस बहुत डिफाइंड है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस है। उसके बाद टारगेट में क्या करें, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, टारगेट लगाता हूँ 1:2, यानी मैंने रिस्क कितना लिया है 2 कैंडल का, तो उतना जो रिस्क है उसका डबल मुझे मिलना चाहिए। वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। एग्जैक्टली वो हाफ प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। हाफ तो मैं फिर जब तक वो चलेगा चलता ही रहेगा। ओके, सेकंड तो फिर क्योंकि आप तब तक इतना स्टॉक बढ़ चुका होता है कि फिर वो वापस आपके भाव पे भी कभी नहीं आएगा लाइफ में। तो वो फिर 1600% रिटर्न दे, 2000% रिटर्न दे, उसे मैं इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ देता हूँ। ओके, तो एक और चीज़ यहाँ पे हो सकती है, अगर स्टॉक्स में और ऐड करना है पैसा तो वो किस पॉइंट पे ऐड करना चाहिए हमें? 50% बुक करने का जैसे आपने बताया, तो ऐड भी करना हो तो कब करना चाहिए? हाँ, इसमें मैंने कोई ऐड का रूल नहीं बनाया, बिकॉज देखो ये एक हाई रिस्क ट्रेड होता है। आप बहुत हाई लेवल पे बाय कर रहे हो, जब वो स्टॉक नीचे से बहुत ऊपर जा रहा है, 2 ब्रेकआउट के बाद हम तीसरे पे ले रहे हैं, तो आपकी एंट्री ऑलरेडी ऊपर के लेवल्स पे हो रही है। तो इसमें पिरामिडिंग करना थोड़ा सा सजेस्टेबल नहीं है, बिकॉज होके क्या जाएगा, आपका स्टॉप लॉस 2 कैंडल का है, वही मैक्सिमम स्टॉप लॉस है। बट मैं पिरामिडिंग इसमें सजेस्ट नहीं करता। पिरामिडिंग करनी चाहिए डाउन ट्रेंड वाले रिवर्सल स्टॉक्स में। उसकी हमारी एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, उसमें हम रिवर्सल्स पे ट्रेड करते हैं। तो रिवर्सल में जब बाजार टूटा है, थोड़ा और टूटेगा और ले लो, और टूटा है और ले लो, तो जब आपको उसका एवरेज बेनिफिट मिलेगा। जब बढ़ते हुए में एवरेज बेनिफिट हमारा और लूज करता है, रिस्क बढ़ती है। तो इंस्टीड ऑफ पिरामिडिंग आई थिंक वी कैन चूज अनदर स्टॉक्स। तो इसमें कैसे स्टॉक्स मिलते रहते हैं हर एक महीने, क्या फ्रीक्वेंसी होती कम मिलते हैं बट पावरफुल मिलते हैं। है? ओके, कम मिलेगा बट जो भी मिलेगा वो बहुत अच्छे रिटर्न देने की। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। तो ये हो गई आपकी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी, राइट? इसके अलावा और आप एफ.एन.ओ वगैरह भी सिखाते हैं, तो एक जनरल एडवाइस आप एफ.एन.ओ ट्रेडर्स को क्या देना चाहेंगे? एफ.एन.ओ ट्रेडर्स को एक खास एडवाइस मैं दूंगा कि अगर वो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में ट्रेड जनरली इंट्राडे ही होना चाहिए। ये ऑप्शन में जो हम लॉस के टाइम सोचते हैं कि आज रहने देते हैं कल काटेंगे, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ओके, क्योंकि आप प्रॉफिट भी आज करने वाले थे, वो एक लिमिटेड प्रॉफिट ही था, तो लॉस को अनलिमिटेड क्यों बनाते हो? आज आपने निफ्टी का 23,200 का कॉल समझो 200 रुपए पे लिया है, वो 220 आएगा, आप काटने वाले थे, तो 180 आया तो काट लो, नहीं भी काटना तो 3:25 पे जो भी भाव है काट लो, 190 पे काट लो, 170 पे काट लो। क्योंकि जब आज वो 200 का 170 आ चुका है, तो कल ऐसा क्यों सोचना कि मंडे के दिन वो 300 हो जाएगा। ये जो हमारी सोच है ना, ये इस इमोशन को रोकना है। फिर आप देखो आपके ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस चेंज होगा। मैं जो मेरे 20 साल में सीखा हूँ या टिका हूँ, उसका कारण यही है कि हम जिस कम्युनिटी में बैठ के ट्रेड करते थे, वहाँ हमारे दिमाग में ही था इंट्राडे मीन्स इंट्राडे। कमाना भी आज है, गवाना भी आज है। कभी 50,000 कमाए या कभी 50,000 गवाए या कभी लाख भी गवाए, या उस दिन 7.5 लाख जो आपको बताया उस दिन भी गवाए, तो कुछ लंबा फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि मैंने मेरी जिद को कैरी ऑन नहीं किया। अगर मैं 11:10 पे वो सौदा नहीं काटता और शाम को 1,35,00,000 होता, तो क्या मैं वो काट पाता? नहीं काट पाता, क्योंकि उतना तो मैं इस लाइफ में वापस शायद एक दिन की ट्रेडिंग से नहीं कमा पाता। मैं ये नहीं कहता कि मैं 7.5 लाख रोज कमाता था, लेकिन तब मैं 50,000 से लाख रोज कमा लेता था। तो 7.5 लाख चले भी गए तो वो 7 दिन में मेरे कवर होने के चांसेस थे। बट मैं उसको अगर 1,35,00,000 कर देता, तो मेरे तो 1 साल तक वो कवर होने के चांसेस भी खत्म हो जाते। और 1,35,00,000 पे अगर मैं लॉस में नहीं काटता, तो अगले दिन वो 2.5 करोड़ हो जाता। और आज मैं यहाँ पर पॉडकास्ट नहीं दे पा रहा हूँ। करेक्ट। तो एक कहावत भी है देश भाई कि मार्केट कैन बिकम इरेशनल जब तक आप बैंकरप्ट नहीं हो जाते। तो मार्केट का कोई ठिकाना नहीं है। एग्जैक्टली ये जो आपने लाइन की ना, बहुत सुपर लाइन है। ये मार्केट बैंकरप्ट नहीं होता, पर आपको तो कर ही देता है। और इसमें कोई लिमिट नहीं है लॉस की, राइट? तो सबको बैंकरप्ट कर सकता है अगर इसमें उतनी तो है औकात। बट वही है, आदमी को बहुत सही से डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक ही पॉइंट ऐड करना चाहूँगा ऑल द व्यूअर्स के गाइस। तो देयर आर 5 थिंग्स विच यू कैन डू इन ट्रेडिंग। एक होता है स्मॉल प्रॉफिट, दूसरा होता है स्मॉल लॉस, तीसरा होता है बिग लॉस, चौथा होता है
बिग प्रॉफिट और एक होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट? तो इस 5 चीज़ें में केवल एक ही चीज़ को आपको अवॉइड करना है गाइस, विच इज़ बिग लॉस। तो बिग लॉस अगर हो गया तो फिर मार्केट से आप आउट हो जाओगे, फिर आपके पास कोई बचेगा नहीं चारा, राइट? दैट इज़ वाई स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट चलते रहता है। तो ट्राई कीजिए कि लॉस को जितना मिनिमाइज कर सको और लॉस में निकलना सीखो। जिस दिन आप लॉस में निकलना सीख जाओगे, आई थिंक उसी दिन आप मार्केट से। तो यही तो आपको भी बताया कि एक दिन में लिमिटेड लॉस ही होगा, बट आपने उस लॉस को कर दिया तो वो अनलिमिटेड होगा। करेक्ट। जिस दिन यस बैंक टूटा था तो वो एक दिन में 400 का 360 ही हुआ था। उस दिन कोई निकल गया होता तो आज उसको 18 रुपए तक वेट नहीं करना पड़ता। करेक्ट, हाँ। आज जो लोगों को इक्विटी मार्केट में लॉस होता है, वो कहते हैं डिलीवरी में भी हमारा पैसा चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्यों उनके स्टॉक 70-80% डाउन हो जाते हैं? और एक दिन में थोड़ी जाता है 70-80%। गया तो स्लोली होगा ना, तो आपको 5% 10% में अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, बट वहां पे निकलते नहीं है। एग्जैक्टली। तो क्यों होता है 80%? क्योंकि आपने 10% पे बुक नहीं किए। करेक्ट। आज 10% पे बुक कर लेते तो आप उसके प्रति इमोशनल नहीं होते। हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक से प्यार कर बैठते हैं, स्टॉक मार्केट छोड़ देंगे नहीं यार, कंपनी तो अच्छी है। यस बैंक में कहाँ किसी ने अकाउंट बंद किया है, ब्रांचेस चल रही है, बिजनेस चल रहा है, क्रेडिट कार्ड चल रहा है। ये सेम चीजें लोग करते हैं जब वो किसी कंपनी के प्रति इमोशनल हो जाते हैं। आज भी आप सुनते होंगे आइडिया का शेयर ले लो, आइडिया अभी भी बढ़ेगा, कभी तो बढ़ेगा। इंडिया में 3 मोबाइल कंपनी तो होनी चाहिए, नहीं तो जियो अकेला रूल करेगा, अभी भारती अकेला रूल करेगा। बट क्या ये सोचा है कि वो किस लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं और अभी आइडिया में कितना बर्डन है? आइडिया के ऊपर लोन है 60,000 करोड़ का, और उसके पास अब इतने यूजर ही नहीं बचे कि उसकी खाली किस्त भी चुका पाए। तो मैं ओपन प्लेटफॉर्म से भी कहता हूँ कि आइडिया सस्टेन नहीं कर पाए, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो। तो उसके अंदर अपना पैसा लगाकर अपने पैसे को ब्लॉक करना, इससे बेटर जो कंपनी परफॉर्म करेगी उस पर पैसा लगाओ। मेरे देखते देखते भारती एयरटेल की ही बात करें, अभी भारती एयरटेल इंडिया की 3rd 4th कंपनी में आ गया है। निफ्टी 50 की उसकी वैल्यूएशन 8 लाख 9 लाख करोड़ हो चुकी है। हम उसे अवॉइड कर रहे हैं और हमारा पैसा आइडिया पे लगा रहे हैं क्योंकि उसका शेयर 8 रुपए में मिलता है। ये जो सोच है ना, ये सोच ही इंसान को ट्रेडर से सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है। ओके, ग्रेट। सो हितेश भाई, आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया ऑन द माइंडसेट पार्ट। हमने एक स्ट्रेटजी भी डिस्कस की, तो आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर ऑल द व्यूअर्स। अब लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा 2-3 की लर्निंग जो आपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में हुआ है, जो आप लोगों को देना चाहोगे कि ये चीज़ करोगे या ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो सबसे पहले सीखना ज़रूरी है। हाँ, लर्निंग। जीवन में कुछ भी करो, सीखना ज़रूरी है। अगर आपने कोई चीज़ सीख के करी तो रिजल्ट 100% आपके फेवर में होंगे। मैं ये नहीं कहता कि उसके बाद आप 100% सक्सेसफुल होंगे, बट रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे क्योंकि आपको आता है। आपको जब आता ही नहीं करना क्या है, तो रिजल्ट्स की उम्मीद करना तो सबसे गलत है। दूसरा है डिसिप्लिन। उस जो चीज़ को आपने सीखा है उसे डिसिप्लिन से फॉलो करना, यही है माइंडसेट। ये जो माइंडसेट की हमने पहले से लेके अभी तक बात करी, ये गेम ही माइंडसेट का है। चीज़ें हार्ड होती है, बट उसको अगर आप रोज करेंगे तो रिजल्ट एक ना एक दिन मिलेगा। और तीसरा है कंसिस्टेंसी। बस एक चीज पे चलते रहो, कम प्रॉफिट से धीरे धीरे पैसों को बढ़ाओ। पैसा बढ़े फिर क्वांटिटी बढ़ाओ। हम क्या करते हैं, पहले दिन ट्रेड करते हैं 2000 मिल गया, तो अगले दिन 10 लॉट पे करेंगे तो 20,000 मिलेगा, तुरंत स्केल करते हैं। तुरंत स्केल करते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को होती है, और वो अपने कैपिटल को भी लूज करते हैं, माइंडसेट को लूज करते हैं, और फिर फाइनली स्टॉक मार्केट को ही लूज कर देते हैं कि ये मेरे लिए नहीं बना। जबकि ये वही स्टॉक मार्केट था जो आपने सीखा था, वही आपको पहले दिन 2000 कमा के दे रहा था, बट अगले दिन क्योंकि आपने क्वांटिटी 10 टाइम्स कर दी, तो आपका स्टॉप लॉस तक तो वेट ही नहीं कर पाओगे, आपका इंट्राडे में इतना बड़ा लॉस दिखेगा। करेक्ट। और जहाँ तक मैंने देखा है, जब आप कैपिटल लूज करते हो तो आप केवल कैपिटल नहीं लूज करते हो, साथ में कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। तो कैपिटल को रिकवर करना तो इजी हो जाता है, आप नया कैपिटल लेके आ सकते हो, बट वो कॉन्फिडेंस को वापस लाना ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार इंसान इस ट्रैक से उतर गया, इस ट्रेन की पटरी से उतर गया, फिर वापस इस पर चढ़ना आसान नहीं। ओके। ये सबके साथ है। अभी रिसेंटली यही एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करूंगा। 3 दिन पहले ही मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, हाउसवाइफ थी, शी वॉज डूइंग अमेजिंग वर्क। वो रोज का 50,000 लाख कमाने लग गई थी, बट
वो और उनके हस्बैंड को फिर कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में सिर्फ ओवर वर्ड का फर्क है। हाँ, थोड़ा वो बोले यार थिल अपन 5 लॉट में लाख रुपए रोज कमा सकते हैं तो 50 लॉट डालो। उनको ऐसा लगा मैं जॉब ही क्यों करूं। अच्छा। तो उनके हस्बैंड और वो दोनों ने बैठ के 25 लॉट 50 लॉट में ट्रेडिंग करना शुरू किया और एक एक दिन में फिर 2-2 3-3 लाख का 3-4 बार जब लॉस हुआ पूरी साइकोलॉजी हिल गई, पूरी साइकोलॉजी हिल गई, पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया। अब जब इतना कॉन्फिडेंस हिल जाता है तो फिर से वो माइंडसेट बनाना, फिर से एक लॉट पे आना, क्योंकि आपने बड़ी हार जीत जब देख लेते हैं फिर 2-3 हज़ार में वापस इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन यही आपको स्टार्ट करना है। फिर से रीस्टार्ट करिए, रीबूट करिए, सिस्टम को फॉलो करिए, एक लॉट पे कैपिटल को डबल करो, फिर 2 लॉट करो, फिर 2 पे डबल करो, फिर 4 करो। इस तरीके से जब आप अपने आप को कंसिस्टेंटली बढ़ाओगे फिर वो पैसों की हार जीत से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ग्रेट। सो आई थिंक वी हैव गॉट सो मच लर्निंग फ्रॉम यू एंड आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी शेयर की। अभी आप ऑलरेडी अहमदाबाद में एस्टेब्लिश ब्रांड हो, आपका इन्वेस्टमेंट के नाम से ब्रांड है गाइस, तो मैं ऑलरेडी लिंक भी दे दूंगा इनके सोशल मीडिया का और इनका जो भी कंपनी का नाम है, तो वहाँ पे जाके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। बट अभी क्या है एक्सपेंशन प्लान आपका, वो मैं जानना चाहूँगा। एक्सपेंशन प्लान तो यही है कि जो मैंने सीखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाना है। अगर मेरी वजह से किसी की लाइफ में एक अच्छा चेंज आए तो ये मेरी लाइफ का अब लक्ष्य बन गया है। तो आई वुड लाइक कि लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम मिले। वो तभी मिल सकता है जब आप एक अच्छे ट्रेडर या एक अच्छे इन्वेस्टर बनते हैं। तो जो मैंने 20 साल में सीखा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाने की कोशिश है। यस। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेसन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इतना अच्छा काम किया इतने सालों में अहमदाबाद में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। अभी नेक्स्ट टाइम गाइज इफ़ यू वांट टू लिसन समथिंग फ्रॉम हिम ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज इनके पास बहुत सारा नॉलेज है, तो एक सिंपल पॉडकास्ट में तो कंप्लीट नहीं होगा, तो हम लोग एक सीरीज प्लान कर सकते हैं। बट यू कैन पिंग ऑन द यूट्यूब कमेंट बॉक्स कि क्या क्या आपको सीखना है इनसे, then next time we'll again try to invite him and get on this podcast. So thank you so much and all the best. Thank you so much.